So I formally welcome to all the panelists, and I would request my colleagues and my panelists that will try to be bilingual, because all the participants are from Pakistan, and probably it will be more appropriate to send proper information and message in our national language. Wherever we want to continue in English, it's okay, but preferably we'll try to be bilingual. So बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे बहुत मोतबर पैनलिस्ट डॉक्टर शहजाद अली ख़ान साहब ने, राना जवाद असगर साहब ने, डॉक्टर मुमताज़ ख़ान साहब और डॉक्टर समन यज़दानी ख़ान साहब ने ज्वाइन किया है। सब ने हमें आई थिंक कि इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूं कि वो थोड़ी सी बात करें और हमें बताएं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बात हो रही है, प्रोबेबली अनदर वेव जो कोविड की पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब के बहुत सारे इलाकों में और इवन अक्रॉस द कंट्री जो है वो उसकी शुनीद है। और ये आई थिंक कि अब हमें इसी कोविड के साथ ही जीना है, और हमें मैनेज करना है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को, अपने प्यारों की ज़िंदगी को, अपने बच्चों की, अपने कोलीग्स, अपने सर्कल में जो लोग हैं, अपनी कम्युनिटी, उनको कैसे एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में ये जो एक वेबिनार सीरीज़ STPI ने शुरू की है, जो कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से है, और इस पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी है कि जी चाइनीज़ वैक्सीन, US वैक्सीन, अमेरिकन, UK एंड द अदर वैक्सीन्स, इवन इंडियन वैक्सीन की भी बात हो रही है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कोशिश ये की है कि हम जो मोस्ट रेलिवेंट लोग हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारे के सारे एपिडेमियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, हेल्थ प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, उनको हम ऑडियंस आपके पास लेके आएँ, उनकी जो राय है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उससे हम सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। सो मैं शुरू करूँगा अपने जो हमारे मुहतरम पैनलिस्ट डॉक्टर शहजाद अली ख़ान साहब हैं। डॉक्टर शहजाद ख़ान साहब का कमाल ये है कि ही हैज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ MBBS, MBA, MS इन पब्लिक हेल्थ एंड PhD इन मैनेजमेंट साइंसेज, जो कि शायद हेल्थ प्रोफेशनल के बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर साहब जो है वो, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी है। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन UK के फेलोशिप हैं, उनकी डिस्टिंक्शन है। 28 साल से इस प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ गवर्नेंस, हेल्थ फाइनेंसिंग, ये सारे वो एरियाज़ हैं, पॉलिसी प्लानिंग, पॉलिसी हेल्थ सर्विसेज, जिसमें वो काम कर रहे हैं। और अब माशाल्लाह से जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि अक्रॉस जो पाकिस्तान हेल्थ फैसिलिटी और हेल्थ कार्ड का जो स्कीम है, उसमें भी पंजाब को लीड कर रहे हैं। सो हमारी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप हमें ऑफन ऑन सारे जो हमारे वेबिनार जो हेल्थ पे उसमें होते हैं, उसमें हमें टाइम देते हैं। हम बहुत मशकूर हैं कि आप अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकालते हैं, इनफैक्ट लोगों के लिए, इस कौम के लिए, अवाम के लिए। सो वी रियली थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो डॉक्टर साहब, आपसे ही हम आगाज़ करते हैं, और हमें ये बताइए कि ये जो अब हम वैक्सीनेशन के सिनेरियो में जा रहे हैं, और ख़ासकर ये जो अनदर वेव की बात हो रही है, कि जिसमें अब स्कूल्स जो हैं वो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने जा रही हैं, कम्युनिटीज़ एट स्टेक होती जा रही हैं, तो क्या क्या किया जाए, कैसे हम लोगों को एजुकेट करें कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों के लिए, और यही हमारे पास एक सेफ रास्ता है। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया शाहिद साहब, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. It's always a pleasure to talk to people who have a concern and they actually want to convey the solution to the masses. मेरा ये अपना भी लर्निंग एक्सपीरियंस है थ्रू आउट कोविड, और मैं और जवाद साहब अक्सर एक दूसरे के साथ हम बहस भी करते रहते हैं, नॉलेज शेयर भी करते रहते हैं, और दुनिया के लोगों को फॉलो करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ निकाल लें इसमें ऐसी चीज जो कल को एडवाइजेबल हो और लोगों के लिए बेहतरी के लिए कुछ कर सकें. अभी तक तो आप देखें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलता रहा सारा कुछ. ये जो आप थर्ड वेव की बात की, पहले मैं उसकी बात कर लूं. हमारी तो पहली वेव ही खत्म नहीं हुई थी, सेकंड वेव आ गई थी. सेकंड वेव अभी नीचे जाना शुरू हुई थी. वी ओपनड एवरीथिंग एंड देन इट बिकेम अनदर स्पाइक. तो मेरे पास भी और जवाद साहब के पास भी अच्छा खासा डाटा है जिसके अंदर पैटर्न नजर आता है. तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जब हमने ओपन किया था वी वर थिंकिंग एवरीथिंग इज गोइंग डाउन. लग ऐसे रहा था कि नंबर्स कम हो रहे हैं तो चलें अब खोल देते हैं. और हमारा आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इसका जो फैक्टर है वो इकोनॉमिक्स है, लाइवलीहुड है.
और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये हमेशा शामिल रहा है पिछले कोई कई महीनों से, बल्कि 2 साल हो गए हैं अब तो उस बेसिस पे ये खोला जाता है और जैसे ही सर जाती है एनसीओसी उसको रिवर्ट भी कर देती है। तो ये ऐसी कोई, वो कहना चाहिए कि हरदर्मी नहीं वो दिखाते कि जी नहीं हमने बंद ही रखना है। काफी हद तक हमने देखा है कि उन्होंने, मुझे अब जो लगता है ना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, दे वांट टू कीप इट, जिस तरह आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि वी हैव टू लिव विद कोरोना, तो दे हैव टू कीप इट अंडर अ मैनेजेबल लेवल, ठीक है ना। और लोगों को थोड़ा सा डर भी रहता है कि दोबारा वेव आ गई है, दोबारा एहतियात शुरू कर देते हैं। आपने देखा है जब नहीं भी खोला था तब भी लोगों ने तो अपने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने कहा यार बहुत हो गई है, मतलब साल पूरा गुजर गया, अब तो 2021 तो बिल्कुल नया होगा हमारे लिए। तो एक थोड़ा सा माइंडसेट होता है, उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं। और काफी सारे इकदाम इस दफा सख्त लिए गए हैं, यूनिवर्सिटियां अचानक उन्होंने दोबारा बंद किया, हमारा HSA भी ऑनलाइन चला गया। वैक्सीन का मुझे खुद, मैंने जब लगवाई, मेरे से पहले जवाब साहब ने लगवा ली थी, फिर मैंने लगवाई। वजह ये थी कि हम दोनों फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर नहीं थे, आपको पता है ना, हमने बाईपास नहीं किया सिस्टम को। हमने कहा हालांकि सारे जानने वाले होते हैं आपके हॉस्पिटल में, इधर उधर वैक्सीन लगवाना इशू नहीं होता, बट वी थॉट कि नहीं, अपने टाइम पे जब फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर बहुत वाकई क्रिटिकल है और वो उसको पहले लगवाना चाहिए। और थी भी, हमने सुना ये था कि कम डोजेज आई हैं या कम होंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनफ डोजेज आई थी। हमारे डॉक्टर्स को जब पहली दफा जब हमने 1 फरवरी से शुरू की थी तो पूरे महीने में ऑलमोस्ट 50-60% यूज हुई। बाकी अच्छे खासा अमाउंट, मतलब नंबर बच गया वैक्सीन का। ये सोच जिसकी थी ना कि ये पहले पहले आओ पहले पाओ वाली, वो नहीं हुई। तो देयर वाज अनफ कोटा ऑफ वैक्सीन। चाइना की शुक्रिया, चाइना का हमेशा बुरे वक्त में काम आता है। तो उन्होंने जो वैक्सीन भेजी, और वो साइन फॉर्म अगर आप पढ़ें, मैंने भी देखा उसको WHO के अंदर, और बीजिंग इंस्टीट्यूट वाली जो है खासतौर पे, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी और उसके रिव्यूज वगैरह सारा कुछ, उसकी एफिकेसी भी ठीक ठाक शो हुई। फिर जब हमने वेट, अच्छा हम, मैं और जवाब साहब लकी भी हो गए एक लिहाज से। फ्रंट लाइन वर्कर सबसे पहले इमरान सिकंदर, ये जो हमारा राणा साहब हैं पिम्स के इंटेंसिव केयर के हेड हैं, वो पहला बंदा पाकिस्तान में, हम उसको उसको फोन करके पूछते रहे उसका हाल चाल। ये होता है ना, खौफ होता है किसी को, हो गया कुछ भी नहीं जी, अभी ठीक ठाक है, ये फर्स्ट क्लास। वो बंदा महीने के बाद भी फिट, दोनों डोजेस भी लग गई। तो हम जब हमारी बारी आई, अदर हेल्थ वर्कर में आते हैं हम ना, तो हमारी बारी आई तो हमें एक तो तसल्ली थी कि राणा साहब जिंदा है, बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास है। इसके अलावा जितनों ने लगवाई फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, किसी को कुछ नहीं हुआ। और ये मैं आपको बता दूं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान में किसी भी हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर को या किसी अदर हेल्थ वर्कर को कोई सीरियस साइड इफेक्ट हुआ हो। मे बी समबडी मे करेक्ट मी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची कि कोई डेथ हो गई हो या सीवियर एनाफिलैक्सिस हुआ हो, बेल्स पैल्सी हो गई हो, अंधा हो गया हो, नथिंग लाइक दैट। और लाखों डोजेस लग चुकी होंगी, आप खुद सोचें, 5 लाख आई पहले, फिर और आई, तो बहुत सारी हो गई हैं। एक जो खुशखबरी मुझे मिली ना शायद साहब, जो मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। और इसने एक बहुत बड़ा चेंज लेके आना है वैक्सीन की डिमांड में। वैक्सीन की डिमांड अभी नहीं है इतनी ज्यादा, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर्स भी पूछते हैं मुझसे फोन कर करके, डॉक्टर है खुद और मुझसे पूछ रहे हैं। और ये बड़ा राइट टाइम पे आपने सेमिनार किया कि लोग पूछते हैं कि यार ये तो पता नहीं इसमें क्या है। उसे एक चीज और बड़ी हमारी खतरनाक है हमारे कौम में, और मैं आज सुबह भी एक न्यूट्रिशन के ऊपर, एक सुबह में एक मीटिंग में था यहीं पंजाब में, बात हो रही थी पाकिस्तान के जो अवाम की या मिल्लत की या वो उम्मत की या हमारी कौम की ना जो मुस्तकबिल है ना, वो पता नहीं क्यों हर चीज में खतरे में पड़ जाता है कि जी हम आयोडीन साल्ट मिलेंगे ना तो हमारी आगे नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो हमें पता नहीं क्या अपनी मर्दानगी में इतना डाउट होता है, या अपनी फ्यूचर की नस्लों का इतना हमें खौफ है कि जी नहीं होंगी। एक अजीबो गरीब कॉन्स्पिरेसी पैदा कर दी जाती है हमारे यहाँ कि जी और वैक्सीन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमारा ही है। अच्छा और अंदाजा लगाएं। और हमारा TFR, वो तो अल्लाह की तरफ से मदद होगी अगर ऐसी कोई चीज हुई, पर ऐसी कोई चीज बनी नहीं अभी तक। मैं तो कहता हूँ बने ताकि हमारी आबादी का कंट्रोल हो, बट नहीं बनी अभी तक। लुक एट दिस मेंटेलिटी कि कुछ भी आप करें, फूड फोर्टिफिकेशन करें, वो जी ये तो मनसूबाबंदी होने लगी थी, ये बंद करने लगे हैं बच्चे, वैक्सीन लगाएंगे स्टेराइल हो जाएंगे, ये एक लोगों ने बनाया, नहीं हुआ। अभी जो इसके अंदर ये था कि इसका तो खैर वैक्सीन का मसला और था ना। कोविड एक तो बहुत खतरनाक मरज था जिसके अंदर बेतहाशा किस्म के हमें मसाइल थे। इसका कोई इलाज नहीं था, तो वैक्सीन के अलावा चॉइस ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी लोग अवॉइड कर रहे थे। अब निकल के आए हैं, लोग लगवा रहे हैं। मुझे 60+ भी बहुत सारे लोग मिले हैं। और इसमें जो एक खामखा हमने ओवर इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी कि जी एलर्जी वाला ना जाए, फलाना ना जाए। अच्छे खासे ठीक ठाक बंदों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि हम लगवाएं कि ना लगवाएं। और उन्होंने क्लैरिफाई किया फिर कि यार हर बंदा लगवाए, और जितना एजेड है उतना ज्यादा फायदा है। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे एक आखिरी बात है, उसके बाद हम फ्लोर देंगे बाकियों को। एक जो मुझे 2-3 दिन पहले एक मुझे मिला, मैं आपसे शेयर करूंगा। CDC ने अपनी गाइडलाइन रिवाइज कर दी है जी।
और वो कहते हैं कि जिनको 2 वैक्सीनेशन लगी हुई है ना, वो उनसे मिल सकते हैं बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, जिनको वैक्सीन लगी हुई है। तो इसका मतलब वो एक वैक्सीनेशन क्लब होगा एक, ठीक है ना। तो हम उनसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी। अच्छा, जिस बंदे को कोविड हुआ है, जिसको कोविड हुआ है, उसने एक वैक्सीन की डोज भी लगवा ली, तो मेरे हिसाब से तो वो साइंटिफिकली उसकी 2 डोजेज हो गई हैं और वो इम्यूनिटी बन जाएगी। डिपेंड करता है कि कितना वक्फा था दोनों के दरमियान। तो मेरा तो खासतौर पे 6 महीने का फर्क था, 6 महीने तक भी अगर उसकी रही होगी इम्यूनिटी, तो ये बूस्टर लग गया उसका। अब मैं राणा साहब से, बाकियों से पूछूंगा कि ये दूसरी डोज मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं। एक ये क्वेश्चन भी आपने रखना है, ये इन्फेक्शियस डिजीज के बंदे से पूछना पड़ेगा कि जिसको कोविड हुआ उसके 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद दूसरी डोज लगवा ली, उसका क्या बनेगा। बट ये खबर आपने आम करनी है, मैं आपको देने लगा हूँ वो गाइडलाइन सीडीसी की, कि उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेटेड विद वैक्सीनेटेड, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फेस मास्क। This is something which will make the vaccinated people some confidence, ठीक है ना। तो मैं तो बड़ी खुशी से उन लोगों से मिलूंगा जिनको वैक्सीनेशन होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर शहजाद साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आई थिंक कि ये जो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये जो एक नेगेटिव माइंडसेट है, हमें हेल्थ के चैलेंजेस के साथ साथ उसको भी काउंटर करना है कि वो कैसे लोगों को प्रोपेगेंडा करके नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो बहुत मोतबर पैनलिस्ट राना जवाद असगर साहब मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स, जो पाकिस्तान में वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है। राना जवाद साहब एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी सर्व कर चुके हैं, और बल्कि अभी भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का यूएसए में। मेंबर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रोस्टर्स ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड सर्विलेंस। पाकिस्तान के 6 लोगों में से हैं, पाकिस्तान के अमंग 6% जो एपिडेमिक इंटेलिजेंस जो है उसका सर्विसेज यूएसए के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनके साथ मुस्लिक हैं, उनको उनके साथ उनके मेंबर हैं। फैकल्टी मेंबर हैं लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। इस सारे मुख्तसर से तारुफ के बाद राना साहब, अभी डॉक्टर जवाद साहब जो बात कर रहे हैं, और जो जो चैलेंजेस तो हेल्थ के हैं ही, और साथ में ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो भी बीच में आ गई हैं। सो क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या देखती हैं, कैसे इस कौम को इस मुश्किल हालात में डबल स्ट्रेंथ पे लेके जाए, यानी उनको बीमारियों से भी बचाएं, उनकी वैक्सीनेशन का भी मामला करें, और ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको भी करें। और सीडीसी की भी बात की डॉक्टर शहजाद साहब ने, तो आप तो खुद मुस्लिक हैं माशाल्लाह से, जो दुनिया की बेहतरीन सीडीसी है उसके साथ। तो क्या फरमाएंगे आप राना साहब, ओवर टू यू। और शहजाद साहब ने यूज किया, पहले मैंने जब लगवा ली और उनको पता लग गया, फिर उन्होंने कहा चलो अब मैं भी लगवा लेता हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे, क्योंकि मैंने पब्लिक की थी अपनी तस्वीर, मैंने नहीं की थी, जो डीएचओ इस्लामाबाद है डॉक्टर जईम ने, जब उन्हें पता लगा कि मैं जा रहा हूँ आज वैक्सीन करवाने, तो उन्होंने कहा सर आपकी तस्वीर होगी, और मैं अभी घर नहीं था पहुंचा के वो ट्वीट कर चुके थे। तो उसका जो फिर मैंने भी शेयर की, तो उसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो कोलीग्स थे डॉक्टर्स, जो उसी जिसे आजकल हम कह रहे हैं वैक्सीन हेसिटेंसी, उसके अंदर शिकार थे, और ये पूरी दुनिया में फिनोमिना है, तो उनमें थोड़ा सा हौसला हुआ। और अब मुझे अगले दिनों में लोगों के, दोस्तों के फोन आने शुरू हुए, और मेरी पहले हाल पूछे, क्या हाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कहते हैं कि अच्छा हम लगवा लेते हैं। आज भी मेरी एक क्लास फेलो प्रोनी का जो बहुत बड़ी कंसल्टेंट है लाहौर के अंदर, उनका फोन आया और उन्होंने कहा जवाब क्या तुमने तो लगवा ली हुई है, तो फिर ठीक है मैं लगवा लूं। मैंने कहा अभी तक आप सोच क्या रहे हो, आपको बहुत पहले लगवा लेनी चाहिए थी, लेकिन हेसिटेंसी है। बहुत सारे डॉक्टर मेरे दोस्तों ने, साथियों ने, कुलीग्स ने बाकायदा मुझे कॉल करके ये तसल्ली ली है कि वैक्सीन लगवाना ठीक है। तो एक तो ये है कि जब हम खुद लगवाएं, और मैंने जब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुझे बताया, और ये बिल्कुल बात सही है शहजाद साहब की, कि हम क्योंकि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर नहीं थे, तो इस वजह से हमने लाइन को क्रॉस नहीं किया। हालांकि सारे दोस्त अपने अजीज थे और कोई ऐसा मसला नहीं था, और वो हमने बाकायदा ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराई जब ओपन हुई, और उसके बाद हमारा नंबर आया जो सेंटर हुआ, वहां पे हम चले गए, और बड़ा अच्छा इंतजाम थे और है, और बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी दिक्कत के मुझे लगी। और बाकी लोगों को भी जिनको मैंने पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुख्तलिफ शहरों में, अक्सर में सिवाय एक आध जगह का ये इंसिडेंट वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी मुझे बताया कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन इसी तरह करवाई है, और उनका नंबर
जब आया तो वो भी लगवाने गए। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मैंने पब्लिक हुई है मेरी तस्वीर, तो मुझे इससे ये अंदाजा हुआ है कि हम वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर काबू पाने में थोड़ा बहुत हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो आप भी अपनी जो है वो जब आप लगवाएं तो लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि ये अगर चाइना की वैक्सीन अगर लेट्स से बहुत आला नहीं है जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, तो लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो लीडरशिप है हेल्थ सिस्टम की, और वो वही लगवा रही है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये नहीं है कि वो रुक के बैठे हुए हैं कि फाइजर की आएगी तो लगवाएंगे या फलां आएगी तो लगवाएंगे। और उन्होंने भी फिर अपनी तस्वीर पब्लिक की। बाकी जो शहजाद साहब बड़े खुले दिल के मालिक हैं और बड़ी वो कहते हैं बड़े खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग जो हो रही है। मैं उनसे इख्तलाफ करता भी रहता हूँ विद रिस्पेक्ट, और वही इख्तलाफ कर भी रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि एनसीओसी के फैसले डेटा की बेस पे होते हैं और ये या साइंस की बेस पे होते हैं, और ये मेरा ख्याल कोई मैं आज नहीं दे रहा, ये मेरा शुरू से कंसिस्टेंट ओपिनियन है आफ्टर लुकिंग एट एंड आफ्टर सीइंग हाउ दोस डिसीजंस आर बीइंग मेड। क्योंकि मुझे उसमें लिंक नहीं मिलता जो डेटा वो खुद जनरेट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो डेटा हम उसके डेटा में भी हमारे क्वेश्चंस हैं कि वो डेटा कितना रिप्रेजेंटेटिव है या कितना वो अंडर रिपोर्टिंग है, इन सारी बातों को छोड़ भी दीजिए। लेकिन जो डेटा वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती हमें नजर नहीं आती। और जब ये इन्होंने सब कुछ खोलने का फैसला किया था 2-3 हफ्ते पहले है, तो मैंने उसमें यही सवाल उठाया था अपने ट्वीट्स में भी और दूसरी भी कि हमारे साथ वो डेटा तो शेयर कीजिए कि जिसकी बेस पे ये आप फैसला कर रहे हैं, क्योंकि जो डेटा आप पब्लिक कर रहे हैं उसके मुताबिक तो केसेस आपके कंसिस्टेंटली पिछले 4 से 6 हफ्ते में बढ़ रहे हैं। तादाद कम है लेकिन पैटर्न जो था वो एस्टेब्लिश हो चुका हुआ था पिछले 6 हफ्तों से। और अगर आपने 2 हफ्ते पहले ये फैसला किया है कि हमने खोलनी है अपनी चीजें, तो किस बुनियाद पे किया है? तो एक तो ये मेरा जो है थोड़ा सा इख्तलाफ है शहजाद साहब के साथ कि उस पर नहीं होते। बाकी इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, और मैं शायद उन चंद लोगों में था जिन्होंने मार्च 2020 में ये रेज किया था इशू, और गवर्नमेंट ने इस मेरी बात को सुना भी समझा भी, और मैंने पूरा मैथ करके बताया था। क्योंकि जब उस वक्त तो पाकिस्तान का हर जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट है या नहीं है या इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट है या नहीं है, वो मार्च में अगर आप देखिए टीवी के प्रोग्राम देख लीजिए, कुछ दिखा लीजिए, वो यही बता रहा था हुकूमत को कि लाखों लोग मर जाएंगे, सड़कों पे लोगों की लाशें गिरेंगी और बड़े बुरे हालात होंगे। तो मैंने जो एक हुकूमत की एक अहम वजीर है उनके साथ बैठ के हमने एक छोटा मोटा मैथ किया, जिसके मुताबिक मैंने उनके सामने पेश किया कि जो इटली की और आप अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं मोर्टेलिटी की, हाई मोर्टेलिटी की, वो पाकिस्तान में नहीं होगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि 65 एंड अबव में इसकी हाईएस्ट मोर्टेलिटी है। हमारे पास जो वेस्टर्न यूरोप है या अमेरिका है, वहां पे 25% पॉपुलेशन इज अबव 65। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त विकिपीडिया पे निकाल के मुख्तलिफ मुल्कों की हम निकाल रहा था, और उसमें देख रहे थे कितने परसेंट आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और पाकिस्तान में वो आबादी जो है सिर्फ 4% है। एक 4% वनरेबल पॉपुलेशन कंपेयर करें 25% वनरेबल पॉपुलेशन के, तो आपको उसी वक्त मैथ आपका सिंपल बता देता है कि वो डेवस्टेशन इधर नहीं आएगी। तो ये तो क्लियर था। और मुझे याद है कि मैं इस बात पे भी पहले दिन से हूँ कि लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो हमारे मुल्क के गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने बीच की कोई सूरत हाल निकालनी है, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम साइंस को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दें और साइंस के मुतसादम फैसले करें। तो जो स्कूल खोलने का जो फैसला था वो उस वक्त उसकी बेसिस कोई नहीं थी, और अब हमने उनको दोबारा बंद किया है और देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वहां पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और एनसीओसी में मैं जितनी दफा मुझे मौका मिला है एनसीओसी का जो डेटा होता है जब वो आता है, तो उसमें बहस शायद 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होती, बेशक मीटिंग 2 से 3 घंटे की हो। तो वो मैं फील करता हूँ शुरू से कि उनका फोकस उस चीज पे नहीं है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां सिर्फ डिस्कशन आपकी शुरू होनी चाहिए और वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपके जो लेटर आप डिसीजंस करें।
तो ये एक हमारी बेसिक कमी है जो होपफुली आगे आने वाले दिनों में बेहतर होगी। ये हमारे साथ कोरोना वायरस रहेगा, जी हाँ, और लेकिन उसका ये भी मतलब कि हम उसके बारे में एहतियात ना करें या अपने आप को हम बचाएं ना। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहे और यकीनन हम अभी इस पे दूसरे राउंड में आते हैं, लेकिन ये जो आपने बातें कही हैं ये बहुत रियलिस्टिक हैं। और आई थिंक ये जो डेटा की ऑथेंटिसिटी का एक हमेशा से इशू रहा है पाकिस्तान में, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चनेबल होता जा रहा है। और फिर आपने बात की पॉपुलेशन ग्रोथ की, और एल्डरली जो हमारे 4% हैं, और हमारी यूथ जो है वो कोई 44% है, और अंडर जो एज 30 है वो 64% पॉपुलेशन है। तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे बाद में कि आप हमें बताएं कि क्या हमारी यूथ को, जो शायद ये समझते हैं कि जी असं तो जवान है और हमें हमारे अंदर तो एनर्जी लेवल बहुत है, क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो मिथ है इसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और शायद जो बात हो रही है कि अब वैक्सीनेशन का टाइम आ गया, अब वैक्सीनेशन करवाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे और ज़िंदगी की दौड़ में हम आगे बढ़ेंगे, इस पर हम बात करते हैं। और एसटीपीआई का मकसद भी यही है कि इस कैंपेन को लॉन्च करने का, इस वैक्सीन के बारे में लोगों की ओपिनियन मेकिंग करने का, कि ये खुदा के लिए ये जो ज़रूरत है हमारी, हमें बहुत सारे चैलेंजेस है, कम से कम अपने आप को यहाँ पर प्रोटेक्ट हम कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन यज़दानी खान। नाज़रीन, डॉक्टर समन यज़दानी खान जो है उनका एक नाम है हेल्थ में, और उन्होंने बहुत मतलब लेवल्स पे उन्होंने सर्व किया है। शी इज़ बीन स्पेशलाइज्ड इन पब्लिक हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ख़वातीन के हवाले से उनके जो हेल्थ की सर्विसेज, उनकी कंट्रीब्यूशन है। सेंटर फॉर हेल्थ एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ को जो है वो हेड कर रही हैं। लॉरियल ऑफ ऑनर अवार्ड जो है WCCIL से उनको दिया हुआ है। वो ग्लोबल हेल्थ की जो है वो मेंबर हैं। LDM साल्जबर्ग सेमिनार फेलोशिप उनके पास है। पॉपुलेशन लीडरशिप प्रोग्राम फेलोशिप USA से उनके पास है। WHO के साथ कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं, सर्व कर चुकी हैं। डॉक्टर समन यज़दानी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और ख़ासकर इस इम्पोर्टेंट वेबिनार में, जबकि थर्ड वेव की बात हो रही है। आपने डॉक्टर शहजाद साहब को सुना, डॉक्टर जवाद साहब को सुना। ये जो मामलात हैं, कैसे देखती हैं आप? एंड थैंक यू सो मच, आप यू आर ट्रैवलिंग, आई नो दैट यू आर ट्रैवलिंग, और उसके बावजूद आपने अपना टाइम दिया। हमें ये बताइए डॉक्टर समन कि ये जो अभी सारा सिनेरियो हो रहा है, आप पढ़ा भी रही हैं उसमें पब्लिक हेल्थ, तो ये जो सारे मामलात हैं, तो हमें अब आपके नुक्ता नज़र से जो चैलेंजेस हैं ख़वातीन के हवाले से या जनरल पॉपुलेशन को, और वैक्सीन के बारे में जो मिथ हैं आरिश के हवाले से भी रही हैं, सो इस मामले में आपका नुक्ता नज़र क्या है? डॉक्टर समन, ओवर टू यू। शायद साहब वो डिस्कनेक्ट हो गई। ओहो, अच्छा, आई थिंक डॉक्टर समन जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, मुझे बताया गया है। तो जैसे ही वो हमें दोबारा से कनेक्ट करनी, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, शी इज़ ऑन मोटरवे। सो हम अपने जो हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डिस्टिंग्विश, हमारे डॉक्टर मुमताज़ अली ख़ान साहब। डॉक्टर मुमताज़ ख़ान जो हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में। और नाज़रीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान का वो प्रीमियर अदारा है जो वैक्सीन के हवाले से, चाहे वो एलर्जी की है या किसी भी और उसके बारे में, वैक्सीन के हवाले से जो एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है वो NIH है। और डॉक्टर साहब जो हैं उसके साथ मुंसलिक हैं, और एपिडेमियोलॉजी एंड लैब ट्रेनिंग, जो फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके साथ मुंसलिक हैं, एंड फोकल पर्सन हैं उसके जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल उसके फोकल पर्सन है। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर शहजाद साहब भी कह रहे थे, राना जवाद साहब भी कह रहे थे कि आप तो जो हैं वो फ्रंट लाइन पे हैं, आप तो एग्जीक्यूटर हैं, आप तो प्रैक्टिकली जो है वो कर रहे हैं। तो बताइए कि जो चैलेंजेस हैं ऑन ग्राउंड, लोगों की क्या सोच है जो आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जो आप जो चैलेंजेस देख रहे हैं मौजूदा सिनेरियो में कोविड के हवाले से और कोविड वैक्सीन के हवाले से। सो क्या आप मतलब रियलिटीज़ जो आपके पास है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, और क्या आप सजेस्ट करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए बीइंग ए पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट? क्या एडवाइस है आपकी STPI के लिए, जो कि हम इतने बड़ी कैंपेन को लॉन्च किया है हमने? जी डॉक्टर मुमताज़ साहब। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, और मेरे सीनियर ने अच्छी खासी बातें की हैं इस पे। जब ये स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तकरीबन 1 साल हुआ हमें इस दौड़ का, कि हर बंदा कंसर्न है, और स्पेशली जो हमारे फ्रंट लाइन के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है,
ये सारे लोग डेफिनेटली दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू क्रिएट अवेयरनेस, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। और इस पे ये सब कुछ, और चैलेंजेस तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम है। और जैसे अभी जवाद साहब ने कहा कि दिस आउटब्रेक हैज नॉट बीन handled systematically and epidemiologically. So definitely this is not only with Pakistan. ये तकरीबन दुनिया की कई कंट्रीज में ये इशू हुआ है कि इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया है और उस तरह साइंटिफिक ग्राउंड पे इनकी डिसीजंस नहीं लिए गए। और इसका हमें ये एक नुकसान हुआ है कि इस वक्त जो आपको केसेस नज़र आ रहे हैं या जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं या NCUC की वेबसाइट पे जो हमें रिपोर्टेड केसेस है, सो दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। ये आपके जो ओरिजिनल केसेस हैं वो आपको नहीं बता रहे हैं। द रीज़न इज़ कि जिस तरह इस ये डिजीज़ स्टिग्मेटाइज हुई शुरू में, और जिस तरह लोग डर गए इनकी एक्शन से, जो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, और फिर लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी जो ब्रीच हुई, और इसी वजह से लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है भी, वो अपना टेस्ट नहीं कराना चाहते। उनको बेशक आप काउंसल करें, बेशक उनको बताएं कि भाई टेस्ट करना लाजमी है, यू कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन, यू कैन इवन अर्ली डिटेक्ट द इन्फेक्शन, एंड अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन कैन हैव बेटर प्रोग्नोसिस। लेकिन यही वजह है कि लोग अभी टेस्टों के लिए नहीं आ रहे। और शुरू में जिस तरह हमारे अस्पताल भर गए थे शुरू में और ज़्यादा लोग आ रहे थे, उसी तरह आल्दो कि वी हैव दिस इन्फेक्शन राइट नाउ, हमारे कम्युनिटी में अच्छा खासा इसका स्प्रेड है। और यही हमें नज़र आ रहा है कि स्कूलों में, फिर कॉलेजेस में, फिर गैदरिंग्स में इस वक्त कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वैक्सीन एक पार्ट है प्रिवेंशन का। ये नहीं कि वैक्सीन लग जाएंगे तो सारी कम्युनिटी बेटर हो जाएगी, सारी कम्युनिटी सेफ हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने जो बाकी हमारे SOPs है उसको लेना है। तो अभी जो चैलेंज मैंने ये है कि लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इवन अगर आप रूरल एरियाज में जाएं और आप मास्क पहन के घूम रहे हैं तो लोग देखते हैं कि शायद आपको ही कोई प्रॉब्लम है इसलिए आपने मास्क पहना हुआ है। हर बंदा हाथ मिला रहा है, हर बंदा आपको, अगर आप कहें कि कोरोना है, कहते छोड़ दें यार, क्या कोरोना है। जो मैंने क्वेश्चन किया था राणा जवाद साहब, डॉक्टर साहब, कि वो क्या जो हमारी यूथ है जिसके अंदर ये एक मिथ है कि जी हमें ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। क्या एल्डरली जो है 64 प्लस को ही ज़रूरत है, ये सबके लिए हमें इसको इसकी इम्पोर्टेंस है? जी हाँ, जो नौजवान, जितने आप यंग हैं उतनी लेस कॉम्प्लिकेशंस हैं, उतनी लो मोर्टेलिटी रेट है आपका। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि नौजवानों में बीमारी की शिद्दत कम होगी, इनफेक्ट वो उसी तरह होंगे। लेकिन जब इन्फेक्ट उसी तरह होंगे जिस तरह बाकी एज ग्रुप्स हो रहे हैं, तो फिर दो चीजें खतरनाक है। एक तो नंबर एक ये है कि वो उनसे, बेशक उनको कॉम्प्लिकेशन कम होगी, लेकिन वो बीमारी को फैला सकते हैं बुजुर्गों की तरफ, अपने घर में दूसरे लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा है या वनरेबल है, तो उनका ट्रांसमिशन में रोल वेरी क्लियर। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन और मोर्टेलिटी कम है, तो उसका मतलब जीरो नहीं है। बहुत सारे हमें ऐसे केसेस अब मिले हैं जिनके अंदर बड़े फिट यंग मैराथन रनर, जो यानी कि 36 मील दौड़ सकते हैं, वो ऐसे फिट लोगों के अंदर जब ये कोरोना हुआ है तो बड़ी जल्दी उनकी मौत हुई है। और अनएक्सप्लेन्ड तरीके से यंग लोगों के अंदर हमें इसकी मोर्टेलिटी बाज़ में मिली है, जिसकी अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनके साथ कोई उनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज वगैरह नहीं थी। तो इस वजह से मेरा खुद अपना एक दोस्त जो क्लास फेलो है, उसका बेटा 34 साल का, अपरेंटली वेरी हेल्दी, ही डाइड इन द फर्स्ट वेव। तो ये कहना कि आप नौजवान हैं तो आपको कोई गारंटी है सेफ्टी की, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपको कॉम्प्लिकेशंस का खतरा कम है, लेकिन आपके थ्रू दूसरों को बीमारी लगने का चांस मौजूद है। तीसरी बात यह है कि अगर आप नौजवान हैं और आप उससे रिकवर हो गए हैं, तो अभी हमें कोरोना के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में सही तरह इल्म नहीं है कि ये बॉडी पे लॉन्ग टर्म पे इसके क्या असरात होंगे। वो सिर्फ वक्त के साथ ही हमें पता लगेगा, क्योंकि एक जो फिनोमेना दूसरा एस्टेब्लिश हो रहा है वो लॉन्ग कोविड है, यानी कि कोरोना के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। सो सिर्फ वक्त के साथ ही ये हमें चीजों का पता लगेगा। तो अगर वो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है नौजवानों से कि अपने लिए तो नहीं, चलिए अपने वालिदैन की खातिर एहतियात करें, अपने दादा दादी, नाना नानी या बुजुर्गों की खातिर, या घर में ऐसे लोग जो नौजवान भी हों
और उनको कोई और बीमारी है, उनको बचाने के लिए वो खुद एहतियात करते हैं। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको वो कम से कम वो उसमें बचा सकते हैं। जी डॉक्टर शहजाद साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने बात की कि चलें जी वो जिनको तो कोरोना हो गया है और उसके बाद उनको वैक्सीन जो है लेने की ज़रूरत है या नहीं है, या वो समझते हैं कि जी अब तो हमें हो गया, अब तो हमें दोबारा नहीं हो सकता। थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि ये जो है उन लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं या उससे गुजर चुके हैं इस बीमारी से, तो क्या उनको भी ज़रूरत है और कैसे ये बेनिफिशियल होगी अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इसमें? ये डॉक्टर शहजाद साहब। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो पहली बार जब आपको इन्फेक्शन होती है ना, तो उसकी इम्यूनिटी पिछले साल सारी मॉनिटर की गई है ना। तो पहले ये कहते थे 3 मंथ्स तक रहेगी, खत्म हो जाएगी, फिर एक नए रिसर्च आई, उन्होंने कहा 6 मंथ्स तक रहेगी। तो वो डिबेटेबल था कि किसकी इम्यूनिटी आफ्टर गेटिंग कोविड कितने अरसे तक रहती है। तो आप जितने भी लोग समझते हैं इम्यूनोलॉजी को, और ये जो हमारी सब्जेक्ट है पूरा इम्यून रिस्पांस का, ब्लड का, इम्यूनोलॉजी का, उनको पता है कि बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जिनके बूस्टर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डोज होती है उसकी इम्यूनिटी होती है, सेकंड डोज लगती है उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तो ये जो आपको एफिकेसी नजर आती है ना, जो गिवन एफिकेसी कही जाती है 72%, 75%, 80%, ये 2 डोजेस के बाद है। तो होता ये है कि पहली बार आपके अंदर एंटीजन जाता है वायरस, तो उसके अगेंस्ट एक डेफिनेटली एक रिएक्शन होता है, और वो वेरिएबल है, सब्जेक्टिव है। मैनी पीपल डोंट गेट एनी सिम्टम्स। इट मीन्स कि उनका जो इम्यून रिस्पांस था वो इतना नहीं था कि उस बंदे को सीवियर फीवर होता, बॉडी एक्स होती है, और कुछ लोगों को बहुत सीवियर सिम्टम होते हैं। और आपने देखा बहुत सारी जो डेथ्स हुई हैं कुछ केसेस में, तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको कहा जाता है, सीवियर मतलब बॉडी खुद अपनी बॉडी के अगेंस्ट इतनी ज्यादा केमिकल्स और इतनी ज्यादा वो प्रोड्यूस कर देती है टॉक्सिसिटी कि इंसान एक बहुत बुरी कंडीशन में चला जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है। निमोनिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें भी हुआ, लंग्स जो है फेलियर हुए, लंग डैमेज हुआ, उसका तो चांसेस बहुत कम थे, लेकिन ये तकरीबन बॉडी के हर पार्ट को डैमेज तो करता है। तो अच्छा, जिसको कोविड हो गया उसके अंदर इम्यूनिटी रिस्पांस आ गई होगी, जब इम्यूनिटी रिस्पांस आई और उसके बाद और सिम्टोमेटिक हुआ या एसिम्टोमेटिक हुआ, इम्यूनिटी हुई होगी डेफिनेटली उसकी प्रोड्यूस। अच्छा, वो इम्यूनिटी कितने दिनों में आ गई उनके अंदर? इम्यूनिटी कितने अच्छा, वो यूजुअली पहले आईजीएम आती है, आईजीएम कहते हैं जी, फर्स्ट 2 वीक्स में आ जाती है। उसके बाद थोड़ा अर्सा लगता है 27-28 डेज तक। हालांकि ये रिपोर्टेड जो फिगर्स है ना दुनिया की, वो इससे कम है कि जी फर्स्ट 6-7 डेज और फिर उसके बाद 2 वीक्स। हमने यहाँ पे जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, हमने ये पाकिस्तान में खुद इसका जब इनिशियली पिछले साल मार्च अप्रैल में फॉलो करना शुरू किए पेशेंट, पाकिस्तान में ये हो रहा था कि तकरीबन 2 वीक्स के बाद आईजीएम आ जाती थी, विद इन 2 वीक्स मैं कह रहा हूँ, उसमें हो सकता है 7 दिन में आ गई हो, और 28 डेज में 1 मंथ में आईजीजी बन जाती थी। हमें जो है ना वो आईजीजी। और एक और चीज आप ध्यान में रखिए, ये जो एंटीबॉडी है ये हम लोग टेस्ट भी करवा लेते हैं, इट्स नॉट जस्ट दी एंटीबॉडी। ये एक समझाने वाली बात है सबको, एंटीबॉडी इज जस्ट वन डिफेंस मैकेनिज्म। आपके बी सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, आपके बहुत सारे जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, वो रिएक्ट करते हैं। तो सेल का रिस्पांस भी है, एंटीबॉडी का रिस्पांस भी है, टी सेल का रिस्पांस भी है, बहुत सारे मैकेनिज्म है बॉडी के। वो एक फेल होता है, दूसरा फेल, तीसरा, तो 4-5 मैकेनिज्म है। टेस्ट हम कराते हैं सिर्फ एंटीबॉडी। तो आपका जो सवाल था उसके जवाब में ये है कि जी अगर किसी को एक इन्फेक्शन हुई है, डेफिनेटली उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और वो बहुत बेहतर होगा उसके लिए, क्योंकि वो जो पहली लगी है ना उसको डोज जिस वायरस की, जिससे उसको बीमारी हुई, वो दूसरी जब उसको वैक्सीन लगेगी तो वो उसका बूस्टर लेवल काफी हाई हो जाएगा। तो दुनिया में ये रिकमेंडेड है। अभी मैं ये मुझे कंफर्म नहीं है खुद भी अपने आप को, क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, अब मेरी डेट आ गई है सेकंड डोज की करीब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं। मे बी आई विल गो फॉर द सेकंड डोज ऑफ द वैक्सीन एज वेल। लेकिन वो ये कहते हैं कि जिसको एक दफा कोविड हुआ वो एक दफा भी लगवाए तो वो बूस्टर कंसिडर होगा, बट स्टिल अभी इसके ऊपर कंफ्यूजन है। मे बी देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मैंने ग्लोबली लोगों से बात की है, वो कहते हैं एक काफी है, मतलब एक लगवा लें आप। सो वो कुछ दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज का भी इश्यू समझा था ना शुरू में, वो कह रहे थे कि खाम खा किसी को एक एक्स्ट्रा लगाने से बेहतर है किसी को लगा दो जिसको नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ तो अभी उस तरह से इश्यू नहीं है। सही। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर मुमताज साहब अभी वापस आएंगे नहीं। डॉक्टर मुमताज साहब, आप आ गए हमारे साथ, वापस ज्वाइन कर लिया आपने में?
बस मैं बता ये रहा था कि वैक्सीन के चैलेंजेस डेफिनेटली है हमारे, जिस तरह डॉक्टर शहजाद साहब और राना साहब ने बात की, इवन डॉक्टर्स पूछ रहे हैं और प्रोफेशनल्स हमारे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगाए जाए या ना लगाए जाए। मैं अपनी बात करूंगा। डॉक्टर साहब ने बात की, शहजाद साहब ने, कि वैक्सीन इन्फेक्शन होने के बाद पहला डोज लगना चाहिए, वो बूस्टर है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। लेकिन मुझे नवंबर में इन्फेक्शन हुआ था, मेरे फिर एंटीबॉडीज भी डेवलप्ड थी, और फिर पहला डोज भी लग गया 9 तारीख को, और उसके बाद 9 फरवरी को, और उसके बाद सेकंड डोज भी मैंने लगवा दिया। और आफ्टर द सेकंड डोज मैंने कोई 3-4 दिन पहले एंटीबॉडीज लेवल करवाए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे एंटीबॉडीज है। सो डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि जो इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज आपके बनते हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। और फिर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि हम पेशेंट भी देख रहे हैं, और जिस तरह सर ने कहा कि अगर अपना नहीं तो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, तो हमारे सबके घरों में बुजुर्ग हैं, हम बाहर भी बुजुर्गों से मिलते हैं। तो वैक्सीन लगाना ये नहीं कि सिर्फ खुद बंदा बच सकता है, कम से कम हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। जो वैक्सीन का ये इन्फेक्शन का चेन है, इसको हम रोक सकते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है। क्योंकि अगर आप इसके रिजर्वायर को सेफ बनाएंगे तो आगे आपसे क्रॉस नहीं होगा इन्फेक्शन किसी और को। ये वो मैं अपने इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और इवन जो एल्डर्स है जिनकी अभी इस वक्त शुरू हो रही है वैक्सीनेशन, उनको यही एडवाइस करूंगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हाँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, शक है, डाउट है, तो वो अपनी फिजिशियन से ज़रूर मशवरा करें कि वो हार्ट पेशेंट है, उनको लगाने चाहिए कि नहीं, उनको स्टंट्स लगे, उनको लगाने चाहिए। ये ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल कि मैं एस्थमेटिक हूँ, मैं स्टेरॉइड्स भी हूँ, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे स्टंट्स लगे, क्या वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं। मैं यही मशवरा दूंगा कि बेटर टू हैव वैक्सीन, लेकिन एक मशवरा ज़रूर अपने फिजिशियन से करें ताकि आप मजीद मुतमईन हो जाए, आपको मजीद एक सपोर्ट मिले, और गो फॉर वैक्सीनेशन। सही, थैंक अच्छा यू शाहिद, डॉक्टर। मुझे ना जस्ट वन स्टेटमेंट, मुझे मल्टीपल एलर्जीज हैं बचपन से। मुझे वो था, एटोपिक एस्थमा भी था, अभी मुझे स्किन का मसला होता है, मैं कोई गलत चीज खा लूं जिसमें कोई एलर्जन हो, मुझे मसला होता है। सो मुझे एलर्जीज थी मल्टीपल, बट वैक्सीन ने मुझे कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं किया। दैट इज स्ट्रेंज। सो मुझे नहीं लगता कि ये जो इस तरह की एलर्जी के बारे में बातें हैं, उससे एनाफिलैक्सिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना? तो मुझे तो उसमें, और मैंने कई लोगों को जानता हूँ जिनको एलर्जीज थी, उन्होंने लगवाई है वैक्सीन। आई थिंक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो लोग जो समझते हैं कि जी हमें तो एलर्जी है तो हमें तो ये नहीं लगवानी चाहिए, तो ये आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि यू बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पर्सन हु हैज मल्टीपल एलर्जीज, उसके अलावा आपने, उसके बावजूद आपने ये वैक्सीनेशन लगवाई एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट। और यकीनन ये चीज़ बड़ी अहम है हमारे लिए। डॉक्टर मैं राना जवाद साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखें, ये जो कॉन्स्पिरेसी है कि जी चाइना की वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, फाइजर की बहुत अच्छी होगी, या यूके की वैक्सीन या यूरोप की वैक्सीन, ये क्या इसके अंदर भी कोई वेरिएंस है, उसकी क्वालिटी की है या उनकी कंपोजिशन की है? एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि ये वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल होगी तो वो किसी प्रोसेस के तहत वो टेस्ट होंगी रैंडमली, या वो बस वहां से टेस्ट होके आ जाएंगी और फिर यहाँ पर हम उनको लगा रहे होंगे? तो इन दो चीजों के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी, चाइनीज वैक्सीन मैंने भी लगवाई है, शहजाद साहब ने लगवाई है, मैं अपने वाले साहब को भी लगवा रहा हूँ। तो जाहिर है कि हमें इसकी सेफ्टी पे यकीन है, तो हम खुद और घर वाले, स्पेशली ज़ईफ घर वाले, उनको ये लगवा रहे हैं। मुझे ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि वो 95% इफेक्टिव है, ये शायद 80% है या 75% है। तो मेरा उनको जवाब यही है, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लास्ट में लिखा है, कि लेट्स से कि ये सिर्फ 50% इफेक्टिव है कंपेयर टू 95% जो फाइजर की है या दूसरी है। लेट्स से 50% है, लेकिन 0% प्रोटेक्शन में और 50% प्रोटेक्शन में बहुत फर्क है। यानी कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 100% वाली कोई जब तक नहीं आपको मिलती, आपने कोई 70-80% वाली प्रोटेक्शन नहीं लेनी। ये लॉजिक जो है, स्पेशली जब पेंडेमिक फैली हो, जब डेली लाखों मरीज इन्फेक्ट हो रहे हो, नए बन रहे हो। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर लूँ, डॉक्टर समन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, फिर उनका कहीं कनेक्शन लॉस ना हो जाए तो हम उनसे बात कर लें और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो कोविड है, कोविड की थर्ड वेव है, वैक्सीन के चैलेंजेस हैं, लोगों का एक माइंड सेट है। क्या उस हवाले से आप कहेंगी, या आपका, आप खुद
पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रही हैं, और इसके हवाले से आपके क्या है एक्सपीरियंस और क्या आप सजेस्ट कर रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में नन ऑफ अस रियलाइज के जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा वैक्सीन के बारे में आया है वो एक बहुत कंसंट्रेटेड कैंपेन चली है। आई थिंक अगर हम ये यूएसए की देखें, जहाँ से ये बहुत सी वीडियोस आपके पास आ रही हैं, बहुत से डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि ये ऐसे है कि लोगों के अंदर खदशात पैदा कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन के खिलाफ करें। तो शायद ये हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है, मेडिकल हिस्ट्री में तो शायद पहली बार ऐसे हुआ है कि एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चली है, कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चली है, और वो भी उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। हमें मालूम है कि ट्रंप ने इन्फोवॉर्स के नाम से एक पूरा चलाया है, फॉक्स न्यूज इन्वॉल्व है, और इसमें बहुत से लोग चले, लेकिन यूएसए में ये एक बेसिक मेन उन्होंने कैंपेन चलाई है, और उसकी अगेन पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान ये खदशात पैदा हो गए हैं, और इसलिए ये गालिबन मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है। हमने पहले कभी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन नहीं देखी थी टू डिसरप्ट द नॉर्मल हेल्थ प्रोसीजर्स जो कि दुनिया में होते हैं। दूसरी बात इसमें ये कहने की जरूरत है कि हर चीज कोविड के बारे में नहीं है, हर चीज हमें दरियाफ्त भी नहीं हो रही है, बहुत सी चीजें अननोन है। तो हमारी हुकूमत ने जिस तरह इसको पहले कंटेन किया है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अब भी वो जैसे मैसेजेस लोगों को गए हैं, लोगों ने फॉलो किए, उसी तरीके से एक कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चले जिसमें वो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को इनकरेज करें, उनके खदशात को दूर करें, इजी वेबसाइट्स हो जाएं, मैसेजेस हो जाएं। जैसे सेलिब्रिटीज ने जब एसओपीज आई थी उन्होंने निकाली थी वीडियोस, इन्फ्लुएंसर्स ने निकाली थी, सीनियर डॉक्टर्स की आई थी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह इसको खराब करने की कोशिश की, उतनी ही रिसोर्सेज और मेहनत से इसको ठीक करने की कोशिश करने की जरूरत है। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं कि जी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि दैट वुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक। सही, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच। आपने बताया, थोड़ा सा हमें ये बताइए। इस बात पे तो हम सब एग्रीड हैं कि ये बहुत पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएंगे कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि 21st सेंचुरी में जो कम्युनिकेशन है वो कितना अहम टूल है। हम लोग अपने साइलोज में, जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपने साइलोज में बंद है, ब्यूरोक्रेट्स अपने साइलोज में बंद है। हम भूल जाते हैं कि जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं हम उनको कितना सॉलिडली यूज कर सकते हैं। यही बात पाकिस्तान में भी बहुत अहम है। हमें अपने कम्युनिकेशन टूल्स के जरिए, चाहे हम प्रिंट मीडिया को यूज कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, चाहे हम एंटरटेनमेंट मीडिया को यूज कर रहे हैं, हमें अपनी कम्युनिकेशन के जरिए अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया में अभी तक बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही हैं वीडियोस जिसमें वैक्सीनेशन के बारे में बहुत खदशात और गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया तो बॉर्डरलेस है। बिल्कुल सही कि इस वक्त सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, कम्युनिकेशन टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर समन यज़दानी का ये कहना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिए जितना अर्सा भी अभी हमारा वेबिनार कंटिन्यू कर रहा है। आप बेशक स्लो चलते भी जाए, और मैं चलता हूँ अपना बीच में ये कम्युनिकेशन का इशू रहेगा, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम आप कनेक्टेड हैं तो हम आपसे बोलेंगे। एंड थैंक यू सो मच आपके पैशन और आपकी कमिटमेंट का कि आप हमारे साथ हैं, इवन आप ट्रैवल कर रही हैं हमारे साथ है। राना जवाद साहब, देखें अभी डॉक्टर समन भी ये बात कर रही हैं कि कम्युनिकेशन टूल की ज़रूरत है, और लोगों को जो मिथ्स हैं उसको दूर करने के लिए, तो वो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपनी बात जहाँ पे मैंने आपको इंटरप्ट किया था। जी नहीं, ये बिल्कुल डॉक्टर समन ने सही कहा, और मैं तो क्योंकि मैं पहली कोर कमेटी का मेंबर था, शुरू के चंद मेंबर्स में से था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो शुरू से यही है कि हम जहाँ पे लैग करते हैं जो बड़ी, वो हमारी रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है। अब कम्युनिकेशन को अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ हमारे मुल्क, बहुत सारे मुल्कों में ये समझा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोई एसओपीज जारी कर दी, वो लोगों ने आपने टीवी पे देख ली, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि लोग उस पर अमल करेंगे। ऐसा नहीं होता। ये एक अलग साइंस है जिसके अलग एक्सपर्ट्स हैं जो बाकायदा कम्युनिटी की एंगेजमेंट के साथ ऐसे एसओपीज डेवलप करते हैं जिन पे अमल भी हो सके। देखिए, इस्लामाबाद में बैठ के ये फैसला करना कि हर स्कूल वाला ये चीजें करेगा,
वो शो करता है कि वो स्कूलों की जो 90% हमारे स्कूल हैं उनकी हालत का उनको पता नहीं है। तो फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को। तो रिस्क कम्युनिकेशन जो होती है ये एक अलग नई साइंस है जो डेवलप की हुई है हेल्थ क्राइसिस की वजह से। कि हेल्थ इमरजेंसी क्राइसिस एक यूनिक सिचुएशन होती है जिसमें आबादी आपकी पब्लिक डरी हुई होती है, खौफजदा भी होती है, लेकिन उसको आपने एम्पावर भी करना है कि वो उसने अपने आप को कैसे बचाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तक अभी तक इसको वन वे स्ट्रीम के तौर पे यूज किया जाता है। बेहतरीन इश्तहार बन जाएंगे और टीवी पे भी आ जाएंगे और फिर ये हम गिला करेंगे कि इस पे अमल नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसपे हमारा शुरू दिन से कमी है, आज भी कमी है। बाकी जो नौजवानों को कैसे करिए, देखिए जिसको आपने कभी देखा है कि हमेशा जो तबका मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग कर रहा होता है वो बड़ा यंग तबका होता है। ये उम्र ऐसी होती है जिसमें आप रिस्क लेते हैं क्योंकि आपने मौत को देखा नहीं होता या उसका तनाजर आपके जहन में नहीं होता। और आपको ये भी पता है कि फौज के अंदर भी जब 30 साल के आप हो जाते हैं एज ए सोल्जर तो नॉर्मली उनको फौरन एक साइड पे कर दिया जाता है। तो जो रिस्क टेकर होती है बाय एज वो ये ग्रुप यंगर का होता है। अब इनको कैसे हमने इस खतरे से का बावर कराना है, क्योंकि उनको खुद तो जाती तौर पे इसका इतना खतरा नहीं है, ये बिल्कुल साबित है कि उनमें बहुत कम इसका इम्कान है, लेकिन उनका रोल इन ट्रांसमिशन उसका वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए अगेन नौजवान तबके के साथ मिलके बैठ के उनकी रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर हम मैसेजेस बनाएं जो टच भी करें उनके हार्ट्स को, यंगर पॉपुलेशन को, ओनली देन वी कैन जो है इस तबके को हम अपनी तरफ हेल्थ एजुकेशन की तरफ ला सकते हैं। वेरी राइट सर। सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहजाद साहब मुझे ये बताइए कि हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द राइट ऑफ एवरीवन, जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, दिस इज द राइट ऑफ एवरीवन। जब हम कहते हैं कि ये सबका राइट है तो इसका मतलब ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो जब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अवाम का हक है तो क्या उसके लिए आप वो पैसे दे के लगवाएंगे या दिस विल बी पीपल विल बी वैक्सीनेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट? ये भी थोड़ा सा बताइए हमें। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। जब आपने ये वैक्सीन डेवलपमेंट शुरू हुई थी लास्ट ईयर मई जून में, बल्कि उससे भी पहले, तो आपको याद होगा कोवैक्स की फैसिलिटी बनी थी। मुल्कों ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने ऐलान किए थे और दुनिया के डोनर एजेंसीज ने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया था जो अरबों में टोटल होके बिलियंस ऑफ डॉलर्स बन गए थे। तो एटलीस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो डेफिनेटली थे। मैंने एक कैलकुलेशन की थी, बहुत ज्यादा पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दिए गए थे वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपना पैसा खर्च किया, बहुत हाई प्रोफाइल उन्होंने रिसर्चर्स रखे, लैब्स बनाई, और जिस स्पीड से काम किया उसकी वजह यही थी कि जो उनको पहले मिलते करनी पड़ती थी चीजें लेने के लिए पैसों की, वो पैसे उनके पास थे। जब वैक्सीन बन गई तो कोवैक्स अभी उनकी कॉस्ट या जो भी एक प्रोसेस होता है परचेज का, वो कोवैक्स कर रहा है और उसके थ्रू वो फैसिलिटी जो है वो, और इसके अलावा भी कुछ और फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू वैक्सीन अवेलेबिलिटी को मंगवाया जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो पाकिस्तान भी आपने सुना होगा एस्ट्राजेनेका के लिए उन्होंने कहा था कोवैक्स हमें देगा। चाइना ने हमें पहले ही 5 लाख डोजेस दे दी थी। तो वैक्सीन की जो आपने बात की कॉस्ट की, दुनिया में पाकिस्तान इंक्लूडेड के हम तो मोस्टली जो वैक्सीन लगाते हैं दुनिया में वो फ्री होती हैं। यस, वेस्ट के अंदर जहाँ पे इंश्योरेंस है और जहाँ पे उनको बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही होती हैं, वहाँ पे कुछ कॉस्ट ऐड हो जाती है, को पेमेंट कहते हैं उसको। तो मे बी दे हैव टू गिव अ टोकन मनी टू गेट वैक्सीनेशन। वहाँ अवेयरनेस भी ज्यादा है तो हर कोई जाता है। यहाँ तो इशू दूसरा है पाकिस्तान में। यहाँ तो मुफ्त की चीज को हम पाकिस्तानी समझते हैं 2 नंबर है, तो मतलब किसी काम की नहीं। जब तक हमें कोई ज्यादा पैसे दे के बेवकूफ ना बनाए, हम खुश नहीं होते कि क्वालिटी मिली है। तो एक और इशू है, आप वो देखें पोलियो की वैक्सीन में लोगों को पुलिस के जरिए जाके हमें लगवानी पड़ रही है। राइट ऐसा तो नहीं होता ना कि जिसमें पुलिस की भी जरूरत पड़े। मेरे ख्याल में राइट की बजाय इसको ये समझें कि मेरा राइट है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग गुजर रहे हो ना वो भी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। क्या ख्याल है आपका? तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं बाहर निकलूं तो मेरे लिए सेफ हो। ये मेरा राइट नहीं है कि मैं आजादी से घूम सकूं। मैं क्यों अंदर बंद बैठा रहूं क्योंकि मैंने तो वैक्सीन लगवाई हुई है। तो मे बी इट्स अ राइट टू गेट वैक्सीनेटेड बिकॉज इट इज नॉट जस्ट फॉर योर सेक, इट इज फॉर ऑल अदर। वो भी बड़ी मजे की बात की राना साहब ने कि ये जो यंग लोग हैं, इनकी इम्यूनिटी जितनी भी होगी, दे आर द वेक्टर, दे कैरी द वायरस फ्रॉम वन टू अदर।
तो आपने यस, हम बड़ी सपोर्ट करते हैं हर किसी के लिए। पाकिस्तान में जो 20 करोड़ से लेके 22 करोड़ के दरमियान तमाम लोग हैं उनको लग जाए, बच्चे इम्यून है, अभी तक किसी ने बच्चों को नहीं लगाई। यूएई में मैंने सुना है कि अडल्ट्स को वो लगा रहे हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के, और मैंने जानने वाले हैं बहुत सारे जिनमें 20-22 साल के लोगों को लग चुकी है, तो तमाम को लगा रहे हैं। आबादी थोड़ी है, कतर में भी लग जाएगी, बाकी जगहों पे भी। हमारे यहाँ अगर अडल्ट को भी लग जाए तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वेक्टर जो है ना वो कवर हो जाएगा। सो एक तो हमारी आबादी 5-5.5 लाख को ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारों को मुमताज साहब ने जिस तरह कहा टेस्ट नहीं करवाया उन्होंने, उनको हो गया होगा, कुछ को एसिम्प्टोमेटिक होगा। अभी जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का ये ऐड कर देगा ना उनमें इम्यूनिटी, तो जो जिनको नहीं लगा हुआ वायरस उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। जिनको एक दफा वायरस कोविड हुआ वो 2 डोज लगाएंगे, उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो यही तो हल है अभी जब तक ट्रीटमेंट नहीं आती। तो यहाँ तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। और कॉस्ट आई डोंट थिंक कि इसकी कॉस्ट पे करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास चाइनीज या एस्ट्राजेनेका हो एक अवेलेबल, अगर किसी ने कोई मार्केट उसको नजर आती है हाई एंड पे, जो हमारे होते हैं ना बहुत पैसों वाले लोग जो ऊपर के 5% कह लें, उन्होंने कहा, जिस तरह मुझे अभी कोई कह रहा था जी मैंने तो सिर्फ फाइजर की लगवानी है और मुझे फाइजर, मैंने कहा मैं तो फाइजर की मुफ्त भी लगे तो मैं तो नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मैं तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में तो साइनोफार्म टेस्टेड है और चाइना ने दिया और लोगों ने लगवाई है, उसके साइड इफेक्ट नहीं हुए। फाइजर तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल था कोई ट्रायल हुआ होगा। सो हमें तो अपना जेनेटिक्स भी देखनी है, रेस की, वो सोशल डेमोग्राफिक, बहुत सारे फैक्टर्स है ना जो हमें देखने हैं। तो वो, लेकिन वो लोग होंगे ऐसे, मैं आपको बताऊं ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि जी मैंने फाइजर ही की लगवानी है, ठीक है ना, जिनके पास डॉलर होंगे या पाउंड होंगे वो दे के लगवा लेंगे। देन यू कैन हैव इट इन द फार्मेसीज। और अभी भी आप देखें आपको सारी वैक्सीनेशन मिल जाती है ना बाजार से। मेरा जो आपका जो ईपीआई का शेड्यूल है ना जी, वो आप लगाते हैं फ्री। और हमारे कई पीडियाट्रिशियन हैं जिन्होंने वो अपने फ्रीजर में रखी होती हैं, फ्रिजेस में, वो 10,000 रुपए का शेड्यूल लगाते हैं। दे टेक 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर चाइल्ड वैक्सीन। लोग बड़े खुश होते हैं। हालांकि आपको मजे की बात बताऊं, वो वैक्सीन ये मुमताज यहाँ बैठे हुए हैं वो इन्हीं से लेते हैं, सरकार से। वैक्सीन कहाँ से आती है? ईपीआई से या जो भी है, वो कौन सा, वो अपनी इंपोर्ट करते हैं बाहर से। सो प्राइवेट सेक्टर में एक छोटी सी मार्केट होगी जो यूज करेगी मे बी फाइजर और एस्ट्राजेनेका परचेज करके। 99% ऑफ द पाकिस्तानी दे शुड बी गिवन फ्री वैक्सीन और उनको लगानी चाहिए। और इनको मेरा ख्याल है लाजमी कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, और उन लोगों के लिए जिनको नहीं हुआ वहां। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने कहा कि ये सिर्फ राइट ही नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। डॉक्टर मुमताज साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे 2 चीज़ें। एक तो ये है कि जो लोग आपके पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो क्या वो अपनी कोई चॉइस भी बताते हैं कि जी हमें जो ये लगवानी है या ये नहीं लगवानी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या किसी एक शख्स ने जो है चाइनीज़ वैक्सीन लगवा ली या फाइजर की पहले लगवा ली, तो क्या वो दूसरी डोज में जो बूस्टर है उसमें किसी दूसरी कंपनी की लगवा सकता है या उसी कंपनी की लगवानी पड़ेगी? डॉक्टर मुमताज साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि जो लोग इस वक्त वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको ज़्यादा कंसर्न ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा, मुझे कोई साइड इफेक्ट, कोई मुझे टेम्परेचर होगा, कोई मुझे बॉडी एक्स होंगे। तो थोड़े बहुत डेफिनेटली पहले डोज के बाद मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था। और हेलो, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही, आपकी आवाज़ आ रही। ठीक है। दूसरे डोज के बाद मामूली सा टेम्परेचर हुआ था, वो भी कोई आधा घंटे तक मुझे थोड़ी सी वो लगा था कि आई एम फेवरिश। तो जनरली लोगों को जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ साइड पे पेन 2-3 दिन तक रहता है। वो भी डिपेंड करता है कि इंजेक्शन लगाने वाले के स्किल्स कितने हैं। सो इसमें लोग ज्यादा कंसर्न जो शुरू में इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं वो यही होते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और मुझे कितने दिन तक प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कितने एज सच कोई रिपोर्टेड नहीं है एडवर्स इतने ज्यादा। दूसरा ये कि अगर एक डोज आपका किसी एक ब्रांड का लगा हो तो दूसरा डोज, अभी तक जो रिकमेंडेशन है जो मैंने इन्फेक्शियस डिजीज जो फिजिशियंस हैं उनसे पूछा, वो यही कह रहे हैं कि उसी कंपनी का डोज लगना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जितनी भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है हर एक की कंपोजिशन डिफरेंट है। अभी टाइम की कमी थी और न मेरे पास वैक्सीन पे प्रेजेंटेशन थी, उसमें यह था कि किस किस्म की वैक्सीन में क्या कुछ है, कुछ में लाइव एटेन्यूएटेड है, कुछ में किल्ड वायरस है, कुछ में प्रोटीन है, कुछ में, तो उनकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आपने पहला डोज जिसका लगाया है सेकंड डोज भी उसी का ही लगवा लें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। रिकमेंडेशंस यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन यहीं से आपकी बात से निकला, ये बताइए कि वो आप पहले चेक करते हैं कि इस शख्स को जिसकी बॉडी कंपोजिशन मुख्तलिफ है उसको कौन सी डोज देनी चाहिए? तो क्या नहीं, मेरी बात जो है वो ये है कि जैसे हमारे पास इस वक्त चाइनीज वैक्सीन है
हमारे एक डॉक्टर साहब आए यूके से, मुझे एक पिछले महीने फोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने यूके में फाइजर के लगवा दिए, अब मैं यहाँ आया हूँ, सेकंड डोज का टाइम है, तो मैं चाइनीज लगवा सकता हूँ कि नहीं। फिर उनके लिए यही रिकमेंडेशन थी कि आप उसी की सेकंड डोज लगवा दें, क्योंकि कंपोजिशन जो वैक्सीन का है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, और उसमें जो एंटीबॉडीज मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर समन, थैंक यू डॉक्टर मुमताज साहब। डॉक्टर समन, हमें ये बताइए, आपने हमें ये बताया कि जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होगा। डॉक्टर शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये इट इज़ नॉट ओनली राइट बट आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैसे लोगों को हम इस चीज़ पे कन्विंस करते हैं, कैसे उनको कहें कि जी ये आपका जिम्मेदारी भी है और आपका हक भी है। सो आप क्या सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट लेवल पे, लोगों के लेवल पे क्या चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है? देखिए शाहिद, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट का एक सर्टन रिस्पेक्ट हमारे लोगों के अंदर है। सरकारी बात जब आती है, और मैं बात कर रही हूँ अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में, चाहे कहीं ना कहीं आपको सरकाज़म मिलता है, आप लोग कोई ना कोई उसमें गवर्नमेंट के एरिया को कहते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं। और ये बड़ी अहम बात शहजाद ने कही है कि फ्री में जो हमारे लोगों को मिलता है वो हम समझते हैं कि बिल्कुल फजूल है। लेकिन जब सरकार से बाय एंड लार्ज, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ क्योंकि आपके रूरल एरियाज में आपकी 65% पॉपुलेशन रहती है, तो जब वहां पे आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंसंट्रेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन शुरू करती है, तो उसमें काफी हद तक लोग उस बात को सुनते भी हैं, उनके कान में पड़ती है, और फिर वो इफेक्टिव भी होती है। अब एग्जैक्ट उसको कैसे आपने बिल्ड करना है, राना साहब ने कहा कि आप यूथ ग्रुप्स को पूछें, आप मुख्तलिफ लोगों को पूछें। मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कैंपेन्स उन्होंने चलाई हैं। फिर आपका बहुत बड़ा रिलीजियस सेक्टर आ जाता है, जो रिलीजियस सेक्टर है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो भी ये कैंपेन में शामिल हों। हमारे यहाँ वो भी अपनी मस्जिदों से, मसाजिद से, चर्चेस या उनके जो टेम्पल्स हैं वहां से बात करें। तो ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एक हर अच्छे प्रोजेक्ट में होती है, इसकी भी होनी चाहिए। और आई एम श्योर जैसे ही वो शुरू होगी उसके कुछ अर्से बाद उसके असरात, पॉजिटिव असरात नजर आने लग जाएंगे। लेकिन बहुत ये शुक्रिया डेफिनेटली इसकी जरूरत है। जी। थैंक यू डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच। राना जवाद साहब, आपकी तरफ से कोई फाइनल कमेंट्स, कोई फाइनल बात आपकी तरफ से? प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी, बस मेरा यही है कि जो ये एक ऐसी चीज बीमारी आई है और इस नौयत की आई है जो हम कहते हैं कि वंस इन अ सेंचुरी। ये रूटीन की कोई बीमारी नहीं है, कोई आम इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके मुताबिक इसके लिए जो आपने रद्द-ए-अमल भी देना है वो भी इस लेवल का होना चाहिए जो वंस इन अ सेंचुरी बीमारी के बराबर होगा। बीमारी पूरी दुनिया में खतरनाक है, अभी भी खतरनाक है। हमारे मुल्क में वैक्सीन लगने की तादाद इंतहाई नाकाफी है और ना हमारे पास वो वसाइल हैं। तो ये सोचना कि वैक्सीन एक बड़े तबके को लग जाएगी पाकिस्तान में लेट से 1 साल के अंदर, वो मुश्किल है। तो हमें उतनी देर तक अपने एसओपीज पे ही अमल करना है, हमें उन्हीं एहतियातों को इस्तेमाल करना है। और एक जो एहतियात है जिससे हम इन्फेक्शन रेट 18 से 20 गुना कम कर सकते हैं, और नोट कीजिए मैं यहाँ परसेंटेज नहीं कह रहा, 18 to 20% नहीं कह रहा, मैं 18 to 20 टाइम्स कह रहा हूँ। वो सिर्फ एक सिंपल मेजर है कि आप दफातर के अंदर, कमरों के अंदर, घरों के अंदर अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखिए। क्रॉस वेंटिलेशन जिस घर में, जिस क्लोज स्पेस में होगी वहां पे इसका इन्फेक्शन का खतरा जो है वो 10 to 20 टाइम्स कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। बाकी आप मास्क पहनिए और वो सारी एहतियातें जरूर कीजिए। एंड आई थिंक we still have a long way to go. थैंक यू सो मच राना जवाद साहब, डॉक्टर समन यज़दानी, डॉक्टर शहजाद साहब। यकीनन ये बड़ी अहम बातें हैं और बड़ी इसकी ज़रूरत है इस वक्त कि हम लोगों को ये बताएं कि ये वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कोरोना से बचना। और नाज़रीन, ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह ताला ने हमें एक ही बार दी और ये बड़ी कीमती है, बड़ी नायाब है। इसको भरपूर तरीके से गुजारें और इसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपनी भी हिफाजत कीजिए, अपने अजीज़ो कारब की भी हिफाजत कीजिए, अपने कलीग्स की भी हिफाजत कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह ये हमारा जो STPI का ये वेबिनार सीरीज़ है कोविड पे, ये एक सीरीज़ है और ये इसी तरह कैंपेन हम चला रहे हैं और इंशाल्लाह आपको दोबारा से इंगेज करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज़ साहब, डॉक्टर राना जवाद साहब, समन यज़दानी, डॉक्टर समन यज़दानी, डॉक्टर शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं इसके साथ साथ अपनी टीम का, STPI टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर मिस आयशा का और बाकी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे।
अपना ख्याल रखिए। शाहिद मिनाज को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।